स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स चैप्टर नंबर 12 अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए बच्चों अवकलन समीकरण जो इसमें से 6 नंबर का डायरेक्ट इक्वेशन आता है, इसमें अथवा में 2 क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भविष्य में भी कॉलेज के अंदर भी इसकी पूरी एक बुक लगती है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, और उसका बेसिक यहाँ 12वीं क्लास से स्टार्ट होता है। तो आपके लिए चैप्टर जो है वो कई तरीके से महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए बच्चों अवकलन समीकरण होती क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ समीकरण दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर में साइन एक्स, y बराबर में साइन एक्स। यहाँ पर देखिए बच्चों अपने पास ये मेरे पास पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण मेरे पास ये हो सकती है डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस में यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स बराबर में 0। तीसरी समीकरण मेरे पास इस रूप में भी हो सकती है डी वाई बटे डी एक्स की होल स्क्वेयर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा साइन वाई बराबर में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कोस वाई या कोस एक्स। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ समीकरण लिखी है। अवकलन समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों किसी भी इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 3 प्रकार के पदों का होना बहुत आवश्यक है। पहला होता है स्वतंत्र चर। क्या होगा यहाँ पे स्वतंत्र चर। दूसरा होता है बच्चों परतंत्र चर। दूसरा क्या होगा बच्चों परतंत्र चर। तीसरी जो चीज सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण यहां पे होगी वो होगा स्वतंत्र चर के सापेक्ष। परतंत्र चर का अवकलज। देखिए बच्चों यहां पे आपके पास किसी भी अवकलन समीकरण में अगर ये 3 चीज़ें विद्यमान हैं तो वो समीकरण जो होती है वो अवकलन समीकरण कहलाती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें, एक होना चाहिए स्वतंत्र चर, एक होना चाहिए परतंत्र चर और एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज जो है वो विद्यमान होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, किसी भी अवकलन समीकरण में स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन जो है वो विद्यमान होना चाहिए। तो इस प्रकार की समीकरण हमारे पास अवकलन समीकरण कहलाएगी। अब मैं समझाता हूं आपको कि स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या होता है और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मतलब ये हो गया बच्चों कि y का जो अवकलन है वो x के सापेक्ष करना है, यानी y में जो परिवर्तन होगा वो किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे x पे। इसका मतलब y जो है वो परतंत्र हो गया, अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया, x के अधीन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे x तो कहलाता है स्वतंत्र चर, यहाँ पे x क्या कहलाएगा स्वतंत्र चर। y जो है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे परतंत्र चर, y यहाँ पे क्या कहलाता है परतंत्र चर। और dy बाई डी एक्स क्या कहलाता है बच्चों यहाँ पे स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज। स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज। तो देखिए बच्चों अगर किसी अवकलन समीकरण में स्वतंत्र चर परतंत्र चर या स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अगर अवकलज विद्यमान है तो इस प्रकार के समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखे हैं। ये तीनों ही समीकरण जो है वो अवकलन समीकरण कहलाती है। देखिए बच्चों 2 तरह की अवकलन समीकरण होती है। अवकलन समीकरण कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है ऑर्डिनरी यानी कि साधारण अवकलन समीकरण, साधारण अवकलन और बच्चों दूसरी होती है आंशिक अवकलन समीकरण। कौन सी होती है, आंशिक अवकल समीकरण। देखिए बच्चों हमारे 12वीं लेवल के स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग केवल यहाँ पे साधारण अवकलन समीकरण पढ़ेंगे, जबकि हम लोग आगे कॉलेज लेवल पे आंशिक अवकलन समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों
साधारण अवकलन समीकरण के अंदर क्या डिफरेंस होता है और आंशिक अवकलन समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों, साधारण अवकलन समीकरण के अंदर यहाँ पे केवल आपके पास एक ही स्वतंत्र चर होता है, जैसे यहाँ पे dy/dx, यानी केवल यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन किया गया है, यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन किया गया है, यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। इसलिए ये कौन सी कैटेगरी की अवकलन समीकरण होती है बच्चों? साधारण अवकलन समीकरण। लेकिन कुछ अवकलन समीकरण ऐसी होती है जिसमें स्वतंत्र चर की संख्या जो है वो एक से ज़्यादा होती है, स्वतंत्र चरों की संख्या एक से ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे dy अपॉन में यहाँ पे मैंने ले लिया dt, प्लस में मैंने यहाँ पे ले लिया dx अपॉन में dq, मैंने यहाँ पे dy अपॉन में ले लिया dq, और प्लस में मैंने ले लिया यहाँ पे sin xy और बराबर में ले लिया 0। तो देखिए बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पे dy अपॉन में dt, यानी इसका t के सापेक्ष भी अवकलन हो रहा है, इसका q के सापेक्ष भी अवकलन हो रहा है। इस प्रकार की अवकलन समीकरण बच्चों कौन सी अवकलन समीकरण कहलाती है? आंशिक अवकलन समीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार के अवकलन समीकरण का जो स्तर है वो अपने लेवल में नहीं है, वो कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। हमें फिलहाल बच्चों यहाँ पे केवल कौन सी अवकलन समीकरण का अध्ययन करना है? साधारण अवकलन समीकरण का अध्ययन करना है, जिसके अंदर अपने पास एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन मौजूद होगा। अब देखिए बच्चों, अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे पूछी जाती है वो क्या होती है? वो ये होती है बच्चों, अवकलन समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर, तथा घात, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर। देखिए बच्चों, अवकलन समीकरण की कोटि का क्या मतलब है? देखिए बच्चों, आपको एक अवकलन समीकरण दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं अवकलन समीकरण के, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे अवकलन समीकरण की कोटि क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अवकलन समीकरण की कोटि क्या होती है? किसी भी अवकलन समीकरण के अंदर जितनी बार उसका अवकलन किया गया है वो संख्या ही वहाँ पे अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे जो अवकलज है, स्वतंत्र चर का परतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज है, वो केवल यहाँ पे केवल एक बार ही अवकलन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे इस अवकलन समीकरण की जो कोटि है बच्चों वो 1 होगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का जो अवकलज है वो मैक्सिमम 2 बार किया गया है। मैक्सिमम यहाँ पे कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। तो इस अवकलन समीकरण की जो कोटि है बच्चों वो 2 कहलाएगी, और यहाँ पर जो है बच्चों इस अवकलन समीकरण के अंदर जो मैक्सिमम अवकलन है वो केवल 1 बार किया गया है। तो यहाँ पे 1 जो है वो इस अवकलन समीकरण की कोटि कहलाएगी। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, अवकलन समीकरण की कोटि का मतलब क्या हो गया कि किसी अवकलन समीकरण के अंदर स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का जितनी बार अवकलन किया गया है वही उस अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अवकलन समीकरण की घात की। अवकलन समीकरण की घात से क्या तात्पर्य है? देखिए बच्चों, किसी भी अवकलन समीकरण के अंदर अवकलन समीकरण की घात का मतलब क्या होता है? अवकलन समीकरण की उच्चतम कोटि की घात, ध्यान रख लेना बच्चों, किसी अवकलन समीकरण के अंदर उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकलन समीकरण की घात कहलाती है। जैसे इस पूरे अवकलन समीकरण के अंदर उच्चतम कोटि का अवकलज ये है, इसकी घात जो है बच्चों वो यहाँ पर 1 है। इसका मतलब इस अवकलन समीकरण की घात जो है वो 1 होगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस केस के अंदर देखिए आप लोग, यहाँ पर अधिकतम अवकलज जो है वो 3 बार किया गया है। अधिकतम कोटि का अवकलज यहाँ पे 3 है, और इसकी घात अगर मैं यहाँ पे बच्चों 2 ले लेता हूँ, और भले ही यहाँ पे इसकी घात 5 हो, लेकिन इस अवकलन समीकरण की घात जो है वो 5 नहीं कहलाएगी बच्चों, बल्कि 2 कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमें उच्चतम अवकलज की घात ही, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकलन समीकरण की घात कहलाती है। इसलिए यहाँ पे इसकी कोटि 3 है और इसकी जो घात है वो 2 होगी। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर अधिकतम अवकलज जो है वो dy/dx है, और इसकी घात जो है यहाँ पे 2 दे रखी है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे इसकी जो घात होगी अवकलन समीकरण की वो यहाँ पर 2 होगी। इसकी घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगर बच्चों यहाँ पे एक पद और होता है d² y अपॉन में dx² का,
और यहाँ पर इसकी घात जो है बच्चों 2 होती, यहाँ पर भी इसकी घात 2 होती है, यहाँ पे घात अगर मैं ले लेता हूँ 5, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अधिकतम कोटि का अवकलज यहाँ पे 2 है और इसकी जो घात है वो 2 है, तो यहाँ पे अवकलन समीकरण की घात भी 2 कहलाएगी। तो बच्चों आप समझ गए होंगे अवकलन समीकरण की कोटि का क्या मतलब है और उसकी घात का क्या मतलब है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। अवकलन समीकरण की कोटि का मतलब हो गया किसी भी अवकलन समीकरण के अंदर किसी भी समीकरण में कितनी बार किसी भी स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है, वही नंबर जो है उस अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। अधिकतम अवकलज की संख्या ही क्या कहलाती है, अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। और घात का क्या तात्पर्य हुआ, किसी भी अवकलन समीकरण में उच्चतम कोटि की घात ही अवकलन समीकरण की घात कहलाती है। जैसे इस केस में कोटि 1 घात 1 है, इस केस में कोटि 3 और घात 2 है, इस केस में कोटि 2 और घात 2 है। देखिए बच्चों कोटि हमेशा परिभाषित होती है, किसी भी अवकलन समीकरण में कोटि जो है वो हमेशा परिभाषित होती है, परंतु कुछ केसेस के अंदर घात जो होती है वो परिभाषित नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ घात के कुछ नियम हैं। कोटि में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अधिकतम अवकलज कितनी बार किया गया है वो उस अवकलन समीकरण की कोटि कहलाएगी, परंतु घात के केस में बच्चों आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण बात है और आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अवकलन समीकरण की घात ध्यान रखने योग्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान फोकस कर रहा हूँ आपका, आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि अवकलन समीकरण की घात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए बच्चों कोटि में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है वो उसकी कोटि होगी, परंतु घात के केस में बच्चों ध्यान रखिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पे ली है। देखिए बच्चों इस केस के अंदर जो घात है वो परिभाषित है और इस केस में घात परिभाषित नहीं है। मैं आपको दोनों ही स्थितियाँ समझा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे घात परिभाषित है और क्यों यहाँ पे घात परिभाषित नहीं है, और यहाँ पर घात परिभाषित है तो क्या होगी और यहाँ पे घात परिभाषित नहीं है तो क्यों नहीं है। आप इन दोनों को ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले पार्ट में कोटि की बात करूं तो बच्चों आप समझ सकते हो इस पूरे पार्ट में मैक्सिमम अवकलन 2 बार किया गया है, तो यहाँ पर इस पूरे अवकलन समीकरण की जो कोटि है बच्चों वो 2 होगी, परंतु घात बच्चों यहाँ पर 1 नहीं होगी। घात के केस में बच्चों आप ध्यान रखोगे कि हमें जो घात है बच्चों जो यहाँ पर पावर दी गई है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर कल को किसी केस में अगर घात जो है वो पूर्णांक संख्या में नहीं है तो आपका सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि आप उस घात को पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट करें। जैसे बच्चों यहाँ पे घात 1/2 दे रखी है, तो आपको यहाँ से घात 1/2 को हटाने के लिए आपको दोनों पक्षों में करना होगा वर्ग। जैसे आप दोनों पक्षों में वर्ग करते हो बच्चों तो यहाँ केवल आपके पास d2y/dx² प्लस में y बचेगा और यहाँ पे dy/dx और प्लस में sin x की हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे कोटि तो 2 है, अब इसकी जो घात है बच्चों वो 1 हो जाएगी। अब इसकी घात जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। अगर बच्चों यहाँ पे होता 2/3, अगर यहाँ पे होता बच्चों 2/3 तो देखिए बच्चों घात पूर्णांक बनाने के लिए आपको दोनों तरफ जो है वो घन लेना पड़ता, क्यूब करना पड़ता, क्योंकि ताकि 3 यहाँ से हट जाए। तो बच्चों इस केस में यहाँ पे लग जाता होल स्क्वायर, क्योंकि मैं जैसे दोनों तरफ क्यूब करता तो यहाँ पे तो बचता होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख जाती घात 3। तो देखिए बच्चों जब हम लोग इसका होल स्क्वायर खोलते तो d2y/dx² की घात 2 आती। इसका मतलब यहाँ पे इस अवकलन समीकरण की जो घात है बच्चों वो 2 होगी और इसकी कोटि जो है वो भी 2 होगी। तो देखा बच्चों आपने इस केस में भी देखिए बच्चों यहाँ पर जो घात है वो 2/3 दे रखी है, तो यहाँ पे पहले इस 2/3 को पूर्णांक घात में बदलने के लिए हमें दोनों ही पक्षों में क्यूब लेना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। जैसे मैं दोनों पक्षों में घन करूंगा बच्चों यहाँ घात 2 बचेगी और यहाँ पे घात 3 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी जो कोटि है वो तो 2 होगी क्योंकि अधिकतम अवकलन 2 बार किया गया है और इसी की घात जो है बच्चों वो 3 आ गई। अब यहाँ पे घात पूर्णांक भी है, घात 3 भी आ गई, तो यहाँ पर इस अवकलन समीकरण की जो घात है बच्चों वो 3 होगी और इसकी जो कोटि है बच्चों वो 2 ही रहेगी। अब देखिए बच्चों ये एक अलग स्थिति और आ गई आपके पास, यहाँ पे घात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो dy/dx है जो अवकलन है बच्चों वो बट्टे में आ गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर इस तरह से कोई भी अवकलज भाग में आता है तो उस अवकलज का पूरी समीकरण को गुणा करके उसको हम एक बिल्कुल स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मैं पूरी समीकरण को dy/dx में dy/dx से गुणा करता हूं तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dy/dx की होल स्क्वायर
यहाँ पे बचेगा केवल साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों y इंटू में dy बाई डी एक्स, वाई इंटू में dy बाई डी एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे dy बाई डी एक्स का गुणा करेंगे आपके पास परिवर्तित समीकरण इस रूप में प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कोटि आप देख सकते हैं बच्चों, अधिकतम इसका एक बार अवकलन किया गया है, तो यहाँ पे कोटि 1 है और इसकी जो घात है बच्चों वो 2 है। इसी वजह से यहाँ पे इस अवकलन समीकरण की घात भी 2 होगी। तो देखा बच्चों आपके सामने दो स्थितियाँ अलग अलग आ चुकी हैं। अगर घात यहाँ पे परिमेय रूप में आती है, p बटे q के रूप में आती है, तो बच्चों आपको सबसे पहले उस घात को पूर्णांक रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हो सकता है क्यूब करना पड़े, होल स्क्वायर करना पड़े, घात 4 लेनी पड़े, घात 5 लेनी पड़े, वो सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से हम यहाँ पे घात को जो है वो परिभाषित कर सकते हैं। और अगर ये स्थिति आती है कि किसी पार्ट में अवकलज जो है वो भाग में विद्यमान हो, तो उस अवकलज का पूरी समीकरण से गुणा करके उसको बट्टे में से हटा लिया जाता है। उसके बाद में जो घात आती है अधिकतम अवकलज, उच्चतम कोटि की जो घात आती है, वही घात जो होती है वो अवकलन समीकरण की घात कहलाती है। तो देखो बच्चों ये जो सारी परिस्थिति अपने सामने थी, यहाँ पे घात परिभाषित थी, परंतु घात जो है यहाँ पे पूर्णांक परिमेय रूप में दे रखी थी, उसको हमें करना पड़ेगा पहले पूर्णांक रूप में कन्वर्ट। तो ये एक परिस्थिति होगी। इस सिचुएशन में देखिए बच्चों, इस सिचुएशन में घात जो है वो अपरिभाषित है, घात जो है वो अपरिभाषित है। यहाँ पे घात परिभाषित क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी अवकलन समीकरण के अंदर किसी भी कोटि का अवकलज अगर कोण के रूप में आ जाए, जैसे साइन के आगे ये एंगल के रूप में आया है, या किसी पद की घात के रूप में आ जाए, दोनों ही स्थितियां ध्यान से समझोगे बच्चों आप लोग। यदि किसी अवकलन समीकरण के अंदर किसी भी कोटि का अवकलज, बात यहां अवकलज की हो रही है, चाहे वो एक कोटि का हो चाहे वो दो कोटि का हो, अगर साइन के, टेन के, कोस के आगे किसी भी प्रकार से कोण के रूप में आ जाए, जैसे यहाँ पे साइन के आगे कोण के रूप में आया है, या यहाँ पे किसी पद की घात के रूप में आ जाए, जैसे यहाँ पे ई की घात के रूप में आया है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों कोटि तो विद्यमान होगी परंतु घात जो है वो परिभाषित नहीं होगी। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं बच्चों, कोटि तो 2 है परंतु इसकी घात 1 समझ के आप इसकी घात 1 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि प्रथम कोटि का जो अवकलन है वो यहाँ पे कोण के रूप में आया है। मैं अवकलन की बात कर रहा हूँ बच्चों। अगर यहाँ पे सिंपल y होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे कोटि 2 है और इसकी घात जो है वो 1 है, इसलिए घात यहाँ पे 1 हो जाती, परंतु यहाँ पे प्रथम कोटि का अवकलन जो है वो कोण के रूप में आया है और यहाँ पे प्रथम कोटि का अवकलन जो है वो घात के रूप में आया है बच्चों। इस वजह से यहाँ पे कोटि तो परिभाषित होगी परंतु घात परिभाषित नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोटि और घात में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। घात के केस में 2 अलग अलग स्थितियां बनती है, परिभाषित होती भी है और कई बार नहीं भी होती है। होती है तो इस प्रकार की स्थिति भी आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। उस केस में घात हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैंने बता दिया है कि यहाँ पे घात अगर परिमेय घात के रूप में दे रखी है तो पहले आपको उसको पूर्णांक रूप में बदलना होगा, उसके बाद में ही घात परिभाषित होगी। अगर अवकलन इस तरह से भाग में आ जाए तो उसका पूरी समीकरण से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद में घात परिभाषित होगी। परंतु बच्चों इस केस के अंदर घात है परिभाषित ही रहेगी और ये स्थिति आपको ध्यान रखनी होगी। किसी भी कोटि का अवकलन अगर कोण के रूप में या घात के रूप में आता है तो उस अवकलन समीकरण की घात जो है बच्चों वो परिभाषित नहीं होती। आपको इस चीज़ के ऊपर विशेष गौर करना होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे अवकलन समीकरण के बारे में बता दिया है, इसकी कोटि और घात के बारे में बता दिया है। आज की ये जितनी भी थ्योरी है आपको सारी PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको ज़रूर समझ में आया होगा और समझने का बार बार प्रयास कीजिए, बार बार वीडियो को रिवाइज कीजिए ताकि हमें आगे जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी बच्चों। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों यहाँ पे ये। कल हम लोग यहाँ पे 12.1 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज जो भी मैंने मैटर आपको समझाया है आप उसको बार बार समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी डाउट हो मुझसे दोबारा पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।